गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का टॉपिक चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स, एपिसोड नंबर 3। फर्स्ट एपिसोड में गेट टुगेदर किया था। सेकंड एपिसोड में हमने एंथैल्पीज को पूरा डिटेल में समझा था। होप आपको सेकंड एपिसोड समझ में अच्छी तरह आया होगा, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड है। ठीक है, तो उसमें कोई कमेंट या कुछ और बात है तो तुरंत बोल दो, अदरवाइज फिर हम लोग आगे की राम कहानी सुनने सुनाने को तैयार रहते हैं। फटाफट कमेंट दो। एंथैल्पी में कोई बात है, किसी के मन में कोई भी उमड़ हुमड़ के क्वेश्चन आ रहा हो तो बता दो। अभी आज का हम लोग लेते हैं वो है हेस लॉ। क्या गलत सुनाई दिया तुम्हें? क्या सुनाई दिया? भैंस लॉ नहीं, टॉपिक है हेस लॉ। कान का मैल निकालो, ढंग से बैठो, ढंग से सुनो। हमेशा उल्टा पुल्टा ही समझते हो, सोचते हो। तो हेस लॉ ऑफ समेशन भी बोलते हैं इसको। सबमिशन का मतलब जोड़ने वाला है था ना, आप भी सबमिट करते हो ना, मैंने कहा समेशन चल रहा है अभी, तो वही सेम हैस लॉ ऑफ समेशन। ये लॉ क्या कहता है? बहुत सिंपल लॉ है, कल भी इसका आइडिया तो दिया था बट आज मैं पढ़ा रहा हूं। तो हैस लॉ ऑफ समेशन क्या कहता है कि जब हम लोग ए से सीधा किस सी में बदले, या पहले ए से बी में बदले और बी से सी में बदले, इस प्रोसेस का डेल्टा एच ये है। मतलब ए से सीधा सी में बदलने का जो एंथैल्पी चेंज है वो मान लो डेल्टा एच है। तो ए से बी में और बी से सी में बदलने का एंथैल्पी चेंज क्या होगा? तो आंसर है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। हेस लॉ ऑफ समेशन ये कहता है कि डायरेक्ट कन्वर्जन यहां से यहां का लो या फिर इनडायरेक्ट वे में कन्वर्जन लो, वो इन दोनों का जो एडिशन है वो इसके बराबर होता है। समेशन का मतलब यही होता है। तो हेस लॉ क्या कहता है कि अगर किसी रिएक्शन में हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहे हैं, उस रिएक्शन में अगर हम इनडायरेक्ट वे में भी कन्वर्ट हो रहे हैं और एंथैल्पी चेंज दोनों स्टेप का डायरेक्ट इक्वल टू इनडायरेक्ट होता है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है? सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट है ये लॉ, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा बेसिक और इंपॉर्टेंट लॉ है, इसी के बेस पे सब कुछ चलता है एंथैल्पी का। दो तीन बातें आपको ध्यान रखना है। ये बेस्ड ऑन किसके ऊपर है जो बुक्स में नहीं मिलता? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो। हेस लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? तो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसी के ऊपर ये बेस्ड होता है। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, ठीक है? मतलब या फिर बेस्ड ऑन एंथैल्पी, एंथैल्पी के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, कोई डाउट है? चले हम आगे। ये दो बातें तो आपको ध्यान रखनी है। आगे की बात यहां पर क्या है? हेस लॉ में लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेबल ओनली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मतलब इस तरह का जो समेशन का कंसेप्ट होता है ना, ये किन पर लगता है? तो आंसर है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के ऊपर लगता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के ऊपर ये नहीं लगता, ध्यान रखना। ये केवल और केवल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के ऊपर लगता है। क्लियर है कि नहीं? पहला पॉइंट, ये आपको बेसिक बातें ध्यान रखनी है। अब देखते हैं इस लॉ की कुछ बातें। न्यूमेरिकल्स कैसे करने होता है? इस लॉ का यूज होता है न्यूमेरिकल्स करने के लिए। तो मैं आपको विदाउट डेटा हवा में न्यूमेरिकल करना बता रहा हूं, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मान लो कार्बन है, फिजिकल स्टेट को इग्नोर भी कर सकते हैं। कार्बन से CO2 बना, C से CO बना, CO से CO2 बना। ये आपको तीन डेटा है, ठीक है?
इन तीन डेटा में ये डेल्टा एच का वैल्यू आपको गिवन है, इसका वैल्यू आपको निकालना है, इसका वैल्यू आपको गिवन है। तो आपको कैसे निकालोगे? ये आपका एक न्यूमेरिकल है, वैल्यू तो कोई भी होगी, प्लस माइनस तो छोटा बच्चा भी कर लेगा, तो आई थिंक प्लस माइनस का इश्यू तो आपको होगा नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो अब आपको क्या पता करना है कि कौन कहां H है, कौन H1 है और कौन H2 है, इतना पता करना मैं आपको सिखा रहा हूं। तो अलर्ट होके बैठ जाओ और कमेंट दो, समझ में आ रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कुछ तो करो। तो देखो, सबसे पहला काम है कार्बन, हमने चार्ट बनाया, कार्बन से मान लो आपको क्या दे रखा है, CO2 बनना, ये एक हो गया, ये एक हो गया आपका। अब कार्बन से CO भी बना रखा है, तो ये मान लो मैंने ट्रायंगल शेप में इसको सेट करना है, कार्बन से CO बना, ठीक है। अब CO से CO2 बना, मतलब CO से CO2 बना। रिपीट कर रहा हूं, कार्बन से CO2 दे दिया, कार्बन से CO दे दिया, ये रहा चार्ट देखो, CO से CO2 मतलब एरो ऐसे जाएगा। अब कौन डायरेक्ट है, कौन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, वो समझना है। तो यहां से जहां से दोनों एरो निकलते हैं ना, सिंपल फंडा, सिंपल ट्रिक देखना, जहां से दोनों एरो निकलते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां जाके दोनों एरो मिलते हैं वो एंड पॉइंट होता है। तो एरो निकले यहां से, मिले इस जगह पर, तो वो होगा एंड पॉइंट। क्लियर है कि नहीं? चले हम आगे, पॉइंट समझ में आया? अब देखते हैं यहां पर, ये है आपका, तो यहां से यहां का डायरेक्ट स्टेप कॉमन सेंस में हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया, तो ये H1 है और ये H2 है। अब क्या निकालना है, क्या नहीं निकालना है, आप कर पाओगे खुद, वैल्यूज ही तो प्लस माइनस करनी है। मेरे को आपको इस क्वेश्चन को ट्रायंगल शेप में सेट करना सिखाना है बस। कमेंट दो जल्दी से, और एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक और। सल्फर है, सल्फर रोम्बिक है, सल्फर का एक एलोट्रॉप है, सल्फर मोनोक्लिनिक में बदल रहा है, रोम्बिक से सल्फर का मोनोक्लिनिक होगा। आपको नहीं पता और भी अच्छी बात है, आपको तो तरीका पता होना चाहिए, रोम्बिक क्या है, मोनोक्लिनिक क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सल्फर है, सल्फर मोनोक्लिनिक से SO2 बन रहा है, सल्फर रोम्बिक से SO2 बन रहा है। आपको ये डेटा गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना? अब इन डेटाओं के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या क्या बातें हैं। सल्फर आपको दे क्या रखा है, रोम्बिक, सल्फर रोम्बिक है, तो रोम्बिक से आपको दे रखा है सल्फर मोनोक्लिनिक, ये पहला लाइन। सल्फर मोनो से SO2 बनाना है, ट्रायंगल में एरो ही ले जाने का ध्यान रखना है, सल्फर मोनो से SO2 बन गया, हाँ या ना, बोलो। सल्फर रोम्बिक से SO2 बनाना है, तो रोम्बिक से भी SO2 बन गया। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोल दो। अब हमें करना क्या है, कौन डेल्टा H है, कौन डेल्टा H1 है और कौन 2 है। तो मैंने क्या ट्रिक बताया, जहां से दोनों एरो निकलते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां जाके दोनों एरो मिलते हैं वो एंड पॉइंट होता है। तो कॉमन सेंस में हो गया, ये डेल्टा H हो गया, ऐसा नहीं कि नीचे वाला ही डेल्टा H होगा, एरोज को देखो, तो ये डेल्टा H1 हो गया, ये डेल्टा H2 हो गया। मान लो क्वेश्चन में ये डेल्टा H आपको दे रखा है, ये डेल्टा H आपको निकालना है, इसका डेल्टा H भी आपको दे रखा है। कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है? आया कि नहीं आया समझ में? जल्दी से कमेंट दो।
ये सल्फर की बातें हो गई। प्रॉब्लम है तो बोलते जाओ भाई, ठीक है। तो चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, एक दो करके देखो। अगर मैंने कहा सल्फर से SO2 बन रहा है, सल्फर से SO3 बन रहा है, सल्फर से SO2 से SO3 बन रहा है, ये डेल्टा H गिवन है, ये गिवन है और ये निकालना है, करके बताओ जल्दी से करो। अभी पता चल जाएगा किसको कितना समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया। अगला देखो आप, अगर मैं कहूं यहां पर कि सल्फर की जगह मैंने क्या किया, कार्बन डायमंड ले लिया, उससे CO2 बनाया, कार्बन है ग्रेफाइट है, उससे डायमंड बनाया, और कार्बन ग्रेफाइट है, उससे CO2 बनाया। इसका डेल्टा H वो तो पता है, क्यों टाइम पास और भीड़ ज्यादा करूं। इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में निकालना है, इसका और इसका दे रखा है। ये फिक्स कंसेप्ट होते हैं। करो, कैसे करोगे मैं ये साफ कर दूं जब तक समझ में आया सबको। हेस लॉ, हेस लॉ ऑफ समेशन, ये अपना लॉ चल रहा है। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? फटाफट बोलते जाओ भाई। डन, वाह क्या बात है। देख लेते हैं आपका क्या हालचाल है। क्या दे रखा है, सल्फर है, सल्फर से SO2 दे रखा है, सल्फर से SO3 दे रखा है, और SO2 से SO3 दे रखा है, SO2 से SO3 दे रखा है। हाँ या ना, कोई डाउट है? तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया एंड पॉइंट। आप किसको कहां से लेते हो, ऐसा भी कर सकते हो SO2 से SO3, सल्फर यहां ले हो ऐसे एरो, वो आपकी मर्जी है, किसको कहां लेना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जो दे रखा है ना उसी सीरियल में लिख देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। H, H1 और H2 ये सही इंडिकेट होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट, ये हो गया डेल्टा H, ये हो गया H1, ये हो गया H2। को डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कार्बन डायमंड। करेक्ट है या रॉन्ग है बता देना। डी लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा, डायमंड है। इससे CO2 बना रखा है, कार्बन से ग्रेफाइट ये है, तो ग्रेफाइट से डायमंड बना दिया और ग्रेफाइट से CO2 भी बना दिया। ठीक है, यहां से यहां की अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो ये है आपका डेल्टा। ये देखो यहां से इस दोनों रिएक्शन निकली और यहां जाके बाइंड अप हुई, तो ये हो गया डेल्टा H, ये हो गया H1 और ये हो गया H2। क्लियर है कि नहीं बोलो। ठीक है, दोनों करेक्ट है, क्या बात है। हेस लॉ आया समझ में, चलें फिर हम आगे। अब ये तो मैंने ऐसे दे दिया, कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं डेटा, तब क्या करोगे वो भी मैं समझा देता हूं। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं यहां तक हम लोग। तो यहां तक हम लोग दो चार न्यूमेरिकल करके प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो मैं स्क्रीन पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल है, अपना फेवरेट क्वेश्चन चल रहा है,
बेंजीन है, जो पहले भी मैं करवा चुका हूं, बेंजीन का कंबशन करवा दिया, ठीक है ना। और कंबशन करवाने से रिएक्शन भी लिख रहा हूं, उससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। बेंजीन का कंबशन करवाया और कंबशन करवाने पर ये दे दिया। अब आपको क्या क्या डेटा दे रखा है वो देखो। आपको क्वेश्चन कैसे देंगे, डेल्टा एच ऑफ द फॉर्मेशन आपको दे दिया -394.5 किलो जूल। इस प्रोसेस का डेल्टा एच आपको दे रखा है। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2, CO2 का वैल्यू ले लिया मान लो, तो ये प्लस का 280.4। डेटा में अपनी मर्जी से कुछ भी लिख रहा हूं तो वो टेंशन मत लेना, थोड़ी देर बाद एक्यूरेट डेटा दे देता हूं। एक क्वेश्चन में अपनी मर्जी से लिख रहा हूं, आपको कंसेप्ट आना चाहिए ना कि डेटा। अब H2O, ये आपको एक क्वेश्चन का डेटा दे दिया, ये दे दिया ये माइनस है, मान लो ये भी माइनस है, 198.7 किलो जूल। एक मोल की वैल्यूज है, ये स्टैंडर्ड है तो, ठीक है ना। आपको डेल्टा एच बेंजीन का फॉर्मेशन का वैल्यू दे दिया, ये सब फॉर्मेशन के वैल्यू है। वैसे भी आप कहोगे कि सर लिखा नहीं है मैंने, तो देखो CO2 बन रहा है, पानी बन रहा है, बेंजीन बेंजीन लिखा है, बेंजीन बन रहा है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू दे दिया, अगर हमने फॉर्मेशन का माइनस का 450.8 किलो जूल, सॉरी सारा ही दे दिया मैंने तो, ठीक है ना। चलो, तो आपको क्या करना है, ये सब डेटा दे रखा है, तो बेंजीन का वैल्यू आपको निकालना है। ये एक क्वेश्चन है, कैसे करोगे, ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो।
ठीक है, सॉरी। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिकॉज फॉर्मेशन के डेटास दे रखे हैं, फॉर्मेशन के डेटा दे रखे हैं, इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब बैलेंस इक्वेशन देखिए हमने, बिना बैलेंसिंग के कभी चलना मत। तो बैलेंस इक्वेशन में प्रोडक्ट में 6 CO2 है और 3 वाटर है, तो 6 टाइम इसको किया CO2 के वैल्यू को और 3 टाइम वाटर के वैल्यू को कर लिया। रिएक्टेंट में कौन है, तो केवल और केवल बेंजीन है। तो बेंजीन का वैल्यू क्या है यहां पर, तो बेंजीन का वैल्यू आपको निकालना है, डेल्टा एच ऑफ बेंजीन, हाँ या ना। और आपको पूरे फॉर्मेशन का वैल्यू दे रखा है 394.5, ये पूरे फॉर्मेशन का वैल्यू है, हाँ या ना। ये काम आपका हो गया। अब हमें इसको केवल कैलकुलेट करना है, तो माइनस का 394.5 इजिकल टू इस सबको कैलकुलेट करके ये वैल्यू आप निकाल लो। कर लोगे, छोड़ दूं, बोलो कर पाओगे तो मैं इग्नोर कर दूं। डेल्टा एच बेंजीन का वैल्यू आप फाइंड कर लो, यहां से छोटा बच्चा भी कर लेगा। 6 टाइम करो, इसको 6 टाइम करो, ये वैल्यू तो रिजल्टेंट है, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आपका आंसर बहुत कम आया बेटा। चेक करो क्या मिस्टेक रहा है, थाउजेंड्स में आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्लियर, अभी अभी जो डेटा है उसके हिसाब से कमेंट दो जल्दी से, जल्दी बोलो, अगला क्वेश्चन ले जिससे मैं चले हम आगे। क्लियर, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने, यहां पर आपको क्या कर रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन का वैल्यू दे रखा है, ये फॉर्मेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन का वैल्यू दे रखा है, और इस वैल्यू के हिसाब से कार्बन मोनोऑक्साइड के कंबशन का वैल्यू निकालना है। मतलब डेटा दे रखा है फॉर्मेशन का और निकालना है कंबशन का। बोलो क्या करोगे, सोचो कैसे करोगे बताओ। मैं अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लिख देता हूं, जब तक आज हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे फिर थोड़ा पढ़ेंगे, तो जिससे आप न्यूमेरिकल्स और असाइनमेंट करना चालू कर सकते हैं। करें, थर्ड क्वेश्चन, डेल्टा एच बेंजीन का कंबशन आपको निकालना है। डेटा क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पहला है 6C प्लस 3H2, फिजिकल स्टेट में नहीं लिख रहा हूं बच्चों, C6H6, और ये वैल्यू आपको डेल्टा एच का गिवन है क्वेश्चन में, तो ये है प्लस का 45। ये एक्यूरेट डेटा दे रहा हूं मैं आपको असाइनमेंट से देख के। दूसरा आपको दे रखा हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन H2, डेल्टा एच 285.9 किलो जूल। ठीक है, तीसरा है हमारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, डेल्टा एच है माइनस का 393.5 किलो जूल। क्लियर है कि नहीं। तो इन सब के बेस पे बेंजीन के कंबशन का वैल्यू आपको निकालना है। सोचो क्या करोगे, ठीक है ना। अब ये देखो, सबसे पहले
इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो अपने हेस लॉ स्टाइल जो सबसे सिंपल है, उससे कैसे करोगे? हेस लॉ से कार्बन था, कार्बन से CO2 बना, CO बना और CO से CO2 बना। तो यहां से यहां की बात जब कर रहे हैं, देखो समझना, लैंग्वेज का ही गेम होता है इस पूरे लेसन में। हम कहेंगे कार्बन का कंबशन हुआ। रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं यहां इसके रेस्पेक्ट में बात बोलूंगा, भाई ढंग से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड चल रहा है। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात बोलूंगा, इसके लिए बात बोलूंगा, तो क्या बोलूंगा? कार्बन का कंबशन हुआ। किसमें? CO2 में। आया ना पहला पॉइंट। लेकिन मैं इसके लिए बोलूंगा तो क्या कहूंगा? CO2 का फॉर्मेशन हुआ। कार्बन का कंबशन होएगा तो CO2 बनेगा, तो CO2 का फॉर्मेशन है और कार्बन का कंबशन है। यही वर्ड आपको क्लियर समझना है बच्चों, ठीक है? यहां से यहां पर पार्शियल कंबशन कार्बन का हुआ, लेकिन CO का फॉर्मेशन हुआ। CO से यहां जा रहे हैं तो CO का कंबशन हुआ। तो ये मत सोचना कि सर एक में फॉर्मेशन दे रखा है, एक में कंबशन दे रखा है, तो क्या करूं? कुछ नहीं करूं, लैंग्वेज को ही समझना है आपको। तो आपको CO का फॉर्मेशन मतलब ये वैल्यू आपको दे रखा है, CO2 का फॉर्मेशन मतलब ये वैल्यू दे रखा है, और CO का कंबशन का मतलब ये निकालना है। ये डेल्टा H है, ये डेल्टा H1 है और ये डेल्टा H2 है। कोई डाउट है तो बोल दो, ठीक है? कोई डाउट है इसमें तो बोल दो, जल्दी से कमेंट दो। आया समझ में? कैलकुलेट तो छोटा बच्चा भी कर लेगा, इग्नोर कर दूं क्या आंसर लिखूं? आंसर आएगा माइनस का 67 पॉइंट ये किलो कैलोरी। ये इसका आंसर है। क्लियर? वेरी गुड। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं, जो रिएक्शन वाला तरीका है ना। एक तो ये हेस लॉ से किया, इसी क्वेश्चन को मैं रिएक्शन वाले तरीके से करता हूं। कार्बन, हमें कंबशन ऑफ CO निकालना है। मेरे को निकालना क्या है? CO का कंबशन निकालना है, ठीक है ना? तो CO का कंबशन का मतलब CO से प्लस हाफ ऑफ O2 इजकल टू बन गया CO। लेकिन इसके साथ साथ ये रिएक्शन भी दे रखी है हमें। ये दो रिएक्शंस आपको ऑलरेडी गिवन है। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? ये इक्वेशन नंबर 1 है, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, वैल्यू तो उधर लिखा हुआ ही, और हमें निकालना है इक्वेशन नंबर 1 और 2 से इक्वेशन नंबर 3 को। मींस मेरे को क्या करना है? ये ऊपर के जो दो इक्वेशंस हैं, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन, इन दोनों इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन का आंसर निकालना है। ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों इक्वेशंस को देखो, तो हमें CO किधर चाहिए? रिएक्टेंट में। CO दे रखा है प्रोडक्ट में, तो वैल्यू भी लिख दूं जिससे आपको और इजी लगे, पूरा मस्त सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। वैल्यू क्या है? CO2 का वैल्यू है माइनस का 94, CO का वैल्यू है माइनस का 26.4। ये वैल्यूज लिखे हुए हैं। तो मेरे को क्या करना है? इस इक्वेशन को उल्टा कर दो, रिवर्स ऑफ इक्वेशन 2 एंड write with equation 1, not multiply, and write with equation 1। हाँ या ना? इक्वेशन 2 को उल्टा करो और इक्वेशन 1 के साथ लिख दो, तो ये आपकी इक्वेशन 1 है जिसका वैल्यू है डेल्टा H माइनस का 94।
इक्वेशन 2 को उल्टा किया, CO उल्टा कर दो तो C प्लस हाफ ऑफ O2 में बदल गया। उल्टा करने का मतलब आंसर भी उल्टा हो जाएगा। उल्टा मीन्स रिवर्स मत कर देना, 1/, कर दो। उल्टा मीन्स है प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इन दोनों की हेल्प से देखो, C से C कैंसिल हो गया बैलेंस इक्वेशन में। O2 एक है, इधर आधा है, तो बचेगा क्या? सिंपल मैथ्स, LHS RHS से। तो क्या किया, दोनों इक्वेशन का प्लस माइनस कर दो तो आंसर 67.6 आ गया। माइनस का 67.6 किलो कैलोरी, 67.6 किलो कैलोरी आ गया। कोई दिक्कत है तो बोल दो। चले हम आगे, कोई प्रॉब्लम है? खत्म। इस तरीके से भी कर सकते हो, बट ये क्या है, लंबा तरीका। वैलिड है, ये भी पूरा वैलिड है और ये भी पूरा वैलिड है, स्कूल में भी 100% दोनों वैलिड है। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। बट आई थिंक ये थोड़ा लंबा तरीका है, ये थोड़ा शॉर्ट है। ठीक है, कंपटीशन में तो आंसर से मतलब है, एकेडमिक में भी दोनों वैलिड है। जल्दी से कमेंट दो, क्लियर? इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, जल्दी से करके बताओ। चालू कर दो, मैं ये हटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन डाल रहा हूं, जब तक आप करते रहो बैठे बैठे। अगला क्वेश्चन जो भी नंबर है, नंबर पे क्या जाना। करो अगला क्वेश्चन, मैं फिर ये बता देता हूं क्या करना है। सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो। आंसर आएगा इसका माइनस का 3264.6 किलो जूल। आंसर आएगा इतना। हुआ ये क्वेश्चन के अभी चल रहा है, जल्दी कमेंट दो भाई, मैं ये मिटा दूं जब तक।
एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं, यहां पर लगे हाथों 5 नंबर। वन मोल ice melts at 0 degree Celsius and 1 atm pressure. तो 144 मोलर आंसर आएगा इसका ठीक है, आंसर आ गया इसका। चलो, शेल का आंसर तो आ गया थर्ड का, मैंने आंसर लिख दिया है। आकृति आप बोलो बेटा, आपका आंसर क्या है, बाकी और बच्चे बोल दो। वन लीटर एटीएम का मतलब आपको ध्यान रखना है, तब क्वेश्चन कर पाओगे। 24.206 कैलोरी। ये आपको कुछ डेटा दिए। आकृति बोलिए, आपका क्या हाल चाल है, समझाऊं या आ गया समझ में क्वेश्चन नंबर थर्ड? जल्दी से बोल दो। देखो, इस क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है, कार्बन से बेंजीन बना रखा है, डेल्टा एच दे रखा है, यहां पर ये दे रखा है बेंजीन के कंबशन की रिएक्शन ले लो बस। बेंजीन का कंबशन कर रहे हैं, कई बार कर चुके हैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं ये रिएक्शन, 6CO2 और 3H2O। अब आपको कंबशन का वैल्यू निकालना है, लेकिन दे रखा है डेटा। मैंने आपको कल एक ट्रिक बताया था जो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपके आंसर प्लस और माइनस ही होते रहेंगे। क्या ये फॉर्मेशन के डेटा दे रखे हैं, इसका फॉर्मेशन हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ, तो तीनों के फॉर्मेशन के डेटा दे रखे हैं, इसका मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगेगा। ये आप ध्यान रखना। तो प्रोडक्ट कौन है, CO2 और H2O प्रोडक्ट है, ये दोनों प्रोडक्ट है, तो इनका वैल्यू रख दो, ये रहा, ये दोनों प्रोडक्ट की तरह गिन लो। बेंजीन रिएक्टेंट की तरह है, ये रिएक्टेंट है, हाँ या ना, ये रिएक्टेंट है। प्योर एलिमेंट जो होता है ना, प्योर सब्सटेंस, प्योर एलिमेंट का एंथैल्पी 0 होता है, तो ऑक्सीजन का वैल्यू हमेशा इसलिए 0 चल रहा है। तो एंथैल्पी ऑफ परफेक्ट या प्योर एलिमेंट्स मतलब
वो जीरो लेते हैं, तो वो जीरो होगा, तो इनका वैल्यू 6 टाइम और इसका वैल्यू 3 टाइम करो, पहला स्टेप हो गया। इसके बाद इसका वैल्यू इसमें से माइनस कर दो, ऑक्सीजन का वैल्यू आप यहां से निकाल दो, ऑक्सीजन का वैल्यू आप यहां से निकाल दो। कोई डाउट है? ठीक है, तो आपका आंसर ये निकल जाएगा। चेक कर लो आपको समझ में आया या नहीं आया। अगला क्वेश्चन है, उसको टाइम दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करो। फटाफट करो। क्या हुआ भाई, नहीं हो रहा? कमेंट तो दो। फोर्थ नंबर का हाल क्या है भाई? फोर्थ का आंसर आएगा इतना। ठीक है, सही आंसर है, बिल्कुल मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन करना है, कोई मतलब नहीं है एक मोल के लिए वैल्यू दे रखा है, इक्वेशन बैलेंस करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और 1 मोल का मास क्या है? 180 ग्राम। 180 ग्राम का वैल्यू है 2840 माइनस का, 180 ग्राम का वैल्यू है 2840। ठीक है ना, तो 1.8 ग्राम का वैल्यू क्या होगा? तो डायरेक्ट लिख दूं, इतनी अकल तो होती है, 28.40 किलो जूल, 28.40 किलो जूल। चले हम आगे, को डाउट है तो बोल दो। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, तो ये मोल कंसेप्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन था, फालतू टाइम पास हो रहा था। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से वो सॉल्व करो, फिर आगे की कहानी सुनते हैं हम लोग। 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी करो।
चलो देखो 5th नंबर का क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 1 मोल आइस है, मेल्ट 0 डिग्री पर है, मतलब टेम्परेचर आपको दे दिया 273 केल्विन, प्रेशर दे दिया 1 एटीएम, ये प्रेशर है 1 एटीएम, ठीक है ना। इतना कैलोरी हीट एब्जॉर्ब होती है, तो आइस जब मेल्ट हो रहा है तो इतना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब डेल्टा एच आपको दे दिया प्लस का इतना, यूनिट है ये आपके सामने कैलोरी, डेल्टा एच आपको इतना कैलोरी दे दिया, हाँ या ना। मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल का वॉल्यूम आपको दे दिया है इतना, और 1 मोल आइस का वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब आपको डेल्टा ई निकालना है, क्या करोगे, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में डेल्टा ई फाइंड करना है। तो आइडिया तो लग गया, क्वेश्चन का फॉर्मूला लगेगा डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा ई, डेल्टा ई को ही डेल्टा यू बोलते हैं, मैं पहले पहले दिन बता चुका हूं, तो अभी तो डेल्टा ई लिख देता हूं मैं, प्लस पी डेल्टा वी। वैसे भी क्योंकि यहां क्वेश्चन में क्या है, वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, ये प्रेशर है और ये क्या है आपका कांस्टेंट है, प्रेशर यहां पर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। क्लियर हो गया। तो कांस्टेंट प्रेशर पर आपको ये डेटा दे रखा है, ये डेटा निकालना है, अगर इधर की राम कहानी पता चल जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो प्रेशर तो पता है, डेल्टा वी कैसे निकलेगा, तो डेल्टा वी वॉल्यूम चेंज कैसे निकलेगा, ये रहा आपका, ये माइनस ये दोनों का डिफरेंस, तो क्या हो गया 0.0196 माइनस 0.0180, तो डेल्टा भी निकल गया लीटर में इतना। तो यहां जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, तो डेल्टा एच का वैल्यू कितना है 1440, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, डेल्टा एच का मतलब 1440 इजकल टू डेल्टा ई प्लस पी, डेल्टा भी ये डिफरेंस, ये मान लो मैंने अभी डिफरेंस निकाला नहीं है, एक्स निकाल ही देता हूं, चलो छोड़ो ना, इतना क्या आलस दिखाना। तो 0.0016 ये आपका डेल्टा है। लेकिन अगर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, ये डेटा कैलोरी में दे रखा है, ढंग से समझना, ये डेटा आपको कैलोरी में दे रखा है, और ये दे रखा है लीटर, और वॉल्यूम है लीटर में, प्रेशर है एटीएम में, तो लीटर एटीएम में डिफरेंस है, दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर मैंने लिख दिया है 1 लीटर एटीएम का मतलब इतना कैलोरी है, तो इतना लीटर एटीएम मतलब 0.0016 लीटर एटीएम का मतलब क्या होगा, ठीक है ना, ये है मीनिंग। तो क्या होगा, सीधी सी बात है, तो मल्टीप्लाई बाय 0.0016 मल्टीप्लाई बाय 24.206, इतना, ये कैलोरी में आंसर आ गया। अब ये मान लो x कैलोरी है आपका, मान लो, तो अब आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, डेल्टा ई इजकल टू 1440, साइड चेंज हो गया माइनस एक्स, तो ये आपका उतना आंसर हो गया। कोई डाउट है तो बोल दो, ठीक है। चले हम आगे, आंसर माइनस का मतलब कम होना चाहिए, ज्यादा क्यों हो रहा है, देख लेते हैं एक बार, कहीं कोई डेटा मैंने गलत तो नहीं रखा।
बाकी समझ में आ गया या नहीं आया बता दो। मैं एक बार असाइनमेंट जहां से क्वेश्चन लिया है देख लेता हूं, कहीं डेटा गलत तो नहीं रखा है। सॉरी, यहां उल्टा कर दिया हमने। हाँ, ये माइनस ये होगा, ये उल्टा होएगा। क्यों? क्योंकि आइस से वाटर बनता है या वाटर से आइस? टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर कम है तो वाटर टू आइस बनेगा, डेल्टा वी का मतलब वाटर माइनस आइस। तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, मतलब ये माइनस वैल्यू था, एक मिस्टेक हमने कर दी थी। तो अब आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बोलो क्या हाल चाल है आपका। मतलब वो जो एक था, मतलब ये माइनस ये करना है, वाटर माइनस आइस करना है, हमने आइस माइनस वाटर कर दिया था, ये एक सिली मिस्टेक हुई थी। चले, कमेंट दो जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया। अब आगे का पॉइंट लेते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है अपना, एक एंथैल्पी से रिलेटेड ही एक छोटा सा पॉइंट बच रहा है, बॉम्ब कैलोरी मीटर। पहले उसको खत्म करते हैं, फिर एंट्रोपी को आज खत्म कर देंगे। तो एक छोटा सा पॉइंट जो अपना बच रहा है वो है बॉम्ब कैलोरी मीटर, BOMB। अब आप कहोगे ये एटम बम वाला है क्या? नहीं, साइंटिस्ट का नाम है। अब आपको पता है फिरंगी लोगों के नाम तो ऐसे ही होते हैं, घर वालों को कोई और नाम नहीं मिला, उठा के बॉम्ब नाम रख दिया। क्लियर है कि नहीं? तो ये है बॉम्ब कैलोरी मीटर। बॉम्ब कैलोरी मीटर में क्या होगा, तो ये किस काम के लिए आता है, तो फॉर यूज टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी। ये दोनों कैलकुलेट करने में काम आता है ऑफ सिस्टम ऑफ रिएक्शन, या जो भी प्रोसेस है। इन दोनों को कैलकुलेट करने में बॉम्ब कैलोरीमीटर काम आता है। ठीक है ना? अगर दोनों में से एक दिन निकालना हो तो डेल्टा यू बेटर है डेल्टा एच के। मींस इंटरनल एनर्जी को प्रेफरेंस देना बॉम्ब कैलोरीमीटर के लिए कंपेयर में दूसरा कोई और डेटा के। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान रखना, बॉम्ब कैलोरीमीटर जनरली इंटरनल एनर्जी के लिए प्रेफर होता है, एंथैल्पी के लिए भी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है समझो, एक सिंपल सा बॉम्ब कैलोरीमीटर का डायग्राम समझा रहा हूं आपको, बुक में आप देख सकते हो ढंग से। इसमें क्या होता है, ये ग्लास चेंबर होता है। अब ये ग्लास चेंबर है, तो इस ग्लास चेंबर में क्या होगा, यहां पर सर्किट लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट लगा हुआ है। यहां पर जो भी फ्यूल है ये रखा हुआ है, यहां पर जो भी फ्यूल है वो रखा हुआ है। पहला पॉइंट। अब यहां पर क्या है आपके ग्लास चेंबर में, यहां से ऑक्सीजन आउटलेट है, यहां से ऑक्सीजन जाएगी अंदर। क्लियर है कि नहीं? और ये आपका बाकी का तो सर्किट है ही, ठीक है ना? ये बाहर वायरिंग है, यहां पर पानी भरा हुआ है हमने, यहां पर पानी भरा हुआ है हमने, ये। अब क्या होता है, स्टेरिर लगा रखा है। स्टेरिर का मतलब बेल, वो मिक्स करने के लिए जो कोई भी, ठीक है ना, जैसे अपने छाछ बनाते हैं तो छाछ के लिए रई होती है, स्टेरिर, वही। और यहां पर थर्मामीटर हमने लगा रखा है एक,
ये कुछ डाला हुआ है। अब हमें क्या करना है कि जो भी फ्यूल है जिसका भी हमें कंबशन कराना है उसका एक्स ग्राम, जो भी लिमिटेड मतलब नोन क्वांटिटी ऑफ फ्यूल चाइना पर गिराएंगे। गिरा दे बेटा जाके, अब भी तू जा। इसके लिए भाई सब मिलके पैसा कलेक्ट करो निखिल के लिए, चाइना के लिए इसको प्लेन हम लोग देंगे, ठीक है ना, आने जाने का। लेकिन बॉम्ब गिरा के बिना आया ना तो ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना, तेरे को आनंद देंगे इंडिया में। सब लोग चंदा इकट्ठा करके तेरे लिए प्लेन का अरेंजमेंट करते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं यहां पर फ्यूल। तो एक्स ग्राम जो फ्यूल है इसका हमने यहां पर कंबशन कराना है। तो अब देखना, यहां से ऑक्सीजन आएगी कंबशन के लिए, यहां से इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा जो जनरेट करेगा स्पार्क और आग लगाएगा वहां पर, ठीक है ना। कोई डाउट है तो बोल दो। अब इसमें क्या होगा वो समझो। पहला काम, रिएक्शन से पहले टेम्परेचर नोट कर लिया T1, टेम्परेचर बिफोर कंबशन। कंबशन के पहले का टेम्परेचर हमने ले लिया, हाँ या ना, कोई डाउट है। ये T2 हमने क्या किया, एक्स ग्राम जो भी मटेरियल है उस मटेरियल का कंबशन कराया, तो टेम्परेचर तो पहले नोट कर लिया। अब कंबशन होगा तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो इसका मतलब क्या है यहां पर कि धीरे धीरे करके वो हीट बाहर ट्रांसफर होएगी। सॉल्यूशन पानी का जो है ना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, मिक्सअप करते रहो जिससे टेम्परेचर पूरे पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। टेम्परेचर बढ़ते 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 एक मैक्सिमम रेंज तक जाके रुक जाएगा, उसके बाद बढ़ना नहीं होगा। इसका मतलब बढ़ना रुक क्यों गया, उसका कारण है सीधा, जो भी फ्यूल था वो वहां पर पूरी तरह से बर्न हो चुका है, जो भी फ्यूल है वो पूरी तरह से बर्न हो गया है। क्लियर, तो रुक गया, अब डाउन नहीं आएगा। उसका कारण है ये बाहर से इंसुलेटेड है, मतलब थर्मोस्टेट है। इसका मतलब टेम्परेचर लॉस नहीं होगा। पूरा का पूरा ये डब्बा जो है ना आपका ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का पूरा बॉक्स ये थर्मोस्टेट है। मतलब यहां पर टेम्परेचर, बाहर हीट ट्रांसफर नहीं होगा, बाहर का अंदर, अंदर का बाहर नहीं आएगा। तो इसका मतलब पहले टेम्परेचर T1 था, जितना हमने पूरा फ्यूल कंबशन हो गया, पूरे फ्यूल के कंबशन होने तक टेम्परेचर बढ़ता गया और एक रेंज तक टेम्परेचर बढ़ा। एक रेंज जो है वहां तक टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते रुक गया, उसके बाद कम नहीं होगा। तो अब आपका T2 है टेम्परेचर आफ्टर कंप्लीट कंबशन, टेम्परेचर आफ्टर कंप्लीट कंबशन, ये एक बात है, ठीक है ना। ये एक दूसरा पॉइंट हो गया, आया कि नहीं आया समझ में। अब यहां पर जो बात करेंगे तो टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, तो सीधी सी बात है, पहले मान लो मैंने कहा ये है आपका 300 केल्विन टेम्परेचर, मान लो रिएक्शन हो गई और टेम्परेचर हो गया 320, तो समझने के लिए हम क्या कहेंगे 320 माइनस 300, तो 20 केल्विन टेम्परेचर चेंज हो गया। एक एग्जाम्पल दिया, अलग अलग के लिए अलग अलग बात हो सकती है। क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को तो जरा भी तो बोल दो। पहला स्टेप, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम लोग आगे का कैलकुलेशन कर लेंगे। इसमें कोई डायग्राम में प्रॉब्लम है तो बोलो, सिंपल डायग्राम बनाया है समझाने के लिए। अब यहां से हम लोग कैसे इंटरनल एनर्जी निकालेंगे वो देखो। तो डेल्टा यू मतलब एक फॉर्मूला होता है, सी वी इजकल टू, मतलब चलो डेल्टा यू का फॉर्मूला सीधा ही लिख देता हूं, बाद में समझाऊंगा मैं। इंटरनल एनर्जी निकालना है तो क्या होगा, एन सी वी डेल्टा टी,
या फिर m भी ले सकते हैं, CV डेल्टा T। ये इंटरनल एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, एक एक का मतलब समझा देता हूं। अगर हमें इंटरनल एनर्जी के बजाय एंथैल्पी निकालना हो तो ये एक फॉर्मूला है। कोई डाउट है तो बोल दो। ठीक है, डेल्टा यू का मतलब इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी है, एन का मतलब मोल है, एम का मतलब ग्राम है। लिख देता हूं, एन का मतलब मोल्स, एम का मतलब अमाउंट है ग्राम में। सीपी, डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर चेंज है, उधर बता दिया है। तो सीवी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपी हीट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है कि नहीं? बोलो कोई प्रॉब्लम है तो, हाँ या ना। तो देखो, सीबी कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट कैपेसिटी, और कांस्टेंट वॉल्यूम आपको पता है, कई बार गला फाड़ फाड़ के बोल चुका हूं, इंटरनल एनर्जी से ही कांस्टेंट वॉल्यूम का लिंक बनता है, और कांस्टेंट प्रेशर का लिंक बनता है एंथैल्पी से। तो आया कि नहीं आया समझ में? अब ये हीट कैपेसिटी क्या है वो ही समझाना है मेरे को, बट पहले यहां से न्यूमेरिकल को खत्म करें, इस कंसेप्ट को खत्म करके फिर हीट कैपेसिटी समझाऊंगा। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या है, मैंने कहा x ग्राम मटेरियल है। अब x ग्राम है तो m पता है आपको, डेल्टा टी हम क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, CV या CP जो भी है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। CP या CV जो भी कुछ होता है वो आपको न्यूमेरिकल में गिवन होता है। तो उस डेटा की हेल्प से, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आगे का काम कर सकते हो। मतलब m पता है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, डेल्टा टी निकाल चुके हैं तो डेल्टा एच निकल गया, m पता है, CV क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको, डेल्टा टी आप निकाल चुके हो तो डेल्टा यू पता चल गया। हाँ या ना? बोलो कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। चले, अब यहां बात आती है एन मोल कैसे। अगर उन्होंने कहा फ्यूल का बेंजीन है, मिथेन है, एल्कोहल है, कुछ भी दे दिया जाए, जो भी मटेरियल है, तो उसका ग्राम पता है तो मोल भी निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलो। तो एन भी आपको पता चल जाएगा, डब्ल्यू पता है, मटेरियल कौन है, किसका कंबशन करवा रहे हैं वो दे रखा है, तो एन पता है। आई थिंक आपको न्यूमेरिकल कैसे करना है समझ में आ गया होगा। जल्दी से कमेंट दो तो आगे का मैं पोर्शन चालू करूं। वेरी गुड, चलो अच्छे बच्चे हो तुम लोग। निखिल तो चाइना गया लगता है। निखिल हो या उड़ गए चाइना बेटा, बॉम्ब लेके? अरे ले जाता भाई, कश्मीर साइड से जाता तो उसको शेल को पाकिस्तान पे पटक जाता,
ये पाकिस्तान में बॉम्ब डालते रहता तो चाइना पे डाल के वापस इसको पिक कर लेता, पैसा बचता अपना आने जाने का बेटा। अरे है, पढ़ाई करके जाऊंगा, वेरी गुड। हाँ, बॉम्ब कैसे फोड़ना है वो सब तो सीख के जाओगे ना। चलो नेक्स्ट, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं वो है हीट कैपेसिटी, जो वर्ड आया था यहां पर। हीट कैपेसिटी आपने छोटी क्लास में भी ये बात पढ़ी हुई है कि नहीं? छोटी क्लास में भी ये बात पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई? और ये आकृति को भी लेके जाना, नई गुंजन शर्मा बन जाएगी ये, ठीक है ना? इमरजेंसी में कहीं जरूरत पड़ी तो तुम लोगों को रेस्क्यू करके तो ले आएगी, ठीक है? चलो मस्ती बहुत हो गई, अब पढ़ाई कर लो। हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हीट कैपेसिटी 9th-10th की फिजिक्स में आपने ये बात पढ़ी होगी शायद। 9th-10th की फिजिक्स में हीट कैपेसिटी, इसको यू से, सॉरी, हीट कैपेसिटी को सी और एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अपने केमिस्ट्री में तो इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, फिजिक्स में एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में एस से रिप्रेजेंट करते हैं एन, एक और वर्ड आएगा एनोट्रॉपी, एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करेंगे। फिजिक्स में एंट्रोपी पढ़ते नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स का साथ यहां तक ही था, अभी जो चल रहा है। बाद में केमिस्ट्री और फिजिक्स के रास्ते अलग हो जाएंगे, ठीक है? चलो, तो हीट कैपेसिटी का मतलब क्या? रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस या फ्यूल या मटेरियल, जो भी कुछ है, बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां देखो, इंक्रीज करना जनरली मानते हैं, ऐसा नहीं, चेंज करना भी लिख सकते हैं हम लोग। तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू चेंज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, तो यहां पर रिक्वायर्ड है तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही, और अगर देनी पड़ रही है, मतलब निकल रही है, तो टेम्परेचर कम होएगा। तो हम लोग वन वे चल रहे हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन, इससे बोलते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी, इससे बोलते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी। हाँ या ना? बोलो, कोई डाउट है? अब यहां पर बात करें तो अगला पॉइंट क्या है, ये इसको अगर हम देखें तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन तो हो गई, HC लिख दिया मैंने अभी। अब ये है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो दो टाइप का होता, मोलर हीट कैपेसिटी और दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये अगर 1 मोल के लिए 4, मतलब यो लिख दूं, देखो हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल, और यहां पर स्पेसिफिक का मतलब है कि हीट कैपेसिटी फॉर 1 ग्राम, ठीक है ना? एट कांस्टेंट प्रेशर ले सकते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर की हीट कैपेसिटी और दूसरी है कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट कैपेसिटी, ठीक है? तो कांस्टेंट प्रेशर की हीट कैपेसिटी को सीपी लिखते हैं अपन लोग। सी तो है ये उसका कोड वर्ड, और ये सीपी। अब देखो यहां पर इसका फॉर्मूला, C इज इक्वल टू कितना हीट चाहिए और टेम्परेचर चेंज कितना है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला हुआ। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू चेंज टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, तो डेल्टा टी कितना है? 1 है अभी, तो कम ज्यादा होगा उस रेशो में, 1 केल्विन के लिए इतनी, तो 5 केल्विन के लिए वैल्यू 5 टाइम हो जाएगी। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सीपी है और ये सीवी है। तो यहां पर मैं इस बात को लिख सकता हूं, क्यूपी प्रेशर कांस्टेंट है
ऑब्लिक डेल्टा टी। क्लियर है कि नहीं? और इसी को ही हम लोग लिखते हैं डेल्टा एच ऑब्लिक डेल्टा टी। और ये क्या है? एट द रेंज ऑफ पी, कांस्टेंट प्रेशर की लिमिट या रेंज के साथ ये बात चल रही है, हाँ या ना? तो मोलर या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक तरीका हुआ कांस्टेंट प्रेशर पर, दूसरा तरीका होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो क्यूब वी डेल्टा टी, और ये होता है डेल्टा यू ऑब्लिक डेल्टा टी। ये हो गया अपना तरीका। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, ठीक है? नेक्स्ट, तो ये मैंने फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इधर भी काम आएगा उधर भी काम आएगा, केवल 1 मोल और 1 ग्राम के लिए ही डेटा चेंज हो रहा है। कितनों को प्रॉब्लम है पहले ये बताओ? रिपीट कर देता हूं, अगर आपसे कहा जाए मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की डेफिनेशन दो, क्वेश्चन क्या है? डिफाइन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर की मोलर हीट कैपेसिटी को डिफाइन करो। तो क्या करोगे बच्चे आप? डेफिनेशन समझ में आई? कांस्टेंट प्रेशर की मोलर हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? तो बहुत सिंपल तरीका है। पहला, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, क्योंकि ये मोलर है तो 1 मोल टू टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। रिपीट कर देता हूं, सॉरी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन। 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देनी है, इससे कहते हैं हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, डेफिनेशन स्कूल में पूछ सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताओ। रिपीट कर रहा हूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताओ, तो क्या होगा? तो देखो, यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या बात आएगी? तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट फॉर स्पेसिफिक है तो 1 ग्राम, फॉर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू रेज टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 ग्राम मेटीरियल का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, उस हीट को कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उस हीट का नाम क्या है? तो उसे बोलेंगे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई दिक्कत है तो बोल दो। तो ये हो गया आपका मोलर हीट कैपेसिटी, और दूसरा है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कितनों को तकलीफ है कि सर समझ में ही नहीं आ रहा? चले, अब यहीं से ही वो फॉर्मूला निकला। जैसे अगर मैं मान लो बात करूं, तो यहां से Cp इजकल टू डेल्टा एच ऑब्लिक डेल्टा टी फॉर 1 मोल, ठीक है ना? ये है मान लो। अब इसी को मैंने क्या किया, डेल्टा एच वाला फॉर्मूला निकाला, तो एन का वैल्यू एन मोल लेता हूं मान लो, तो एन लगा दूंगा मैं, एन, ठीक है ना? Cp डेल्टा टी, तो यहां से ही ये फॉर्मूला निकला है। दूसरा मान लो मैं Cv ले लेता, डेल्टा एच ऑब्लिक डेल्टा टी फॉर 1 ग्राम है तो 1 रख दो, m ग्राम है तो m रख दो, तो क्या हो जाएगा? सॉरी, डेल्टा u है तो m
CV डेल्टा T। क्लियर हो गया सबको? तो जो फॉर्मूले अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखे थे वो कहां से आए? आई थिंक यहां इन सबका लिंक आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट कमेंट दो, जल्दी से बोल दो। चले कमेंट दो, देख लो जो भी देखना है वो फटाफट देख भी लो। चलो तो अब देखते हैं हम लोग इसके बाद आगे का पॉइंट। देखो आप, सीपी माइनस सीवी जो होता है अपने केमिस्ट्री में तो जनरली इतना ही होता है, बाकी का मैं फुर्सत में करवा दूंगा भले। तो सीपी माइनस सीवी इजकल टू आर होता है, और ये अप्रोक्सीमेट 2 कैलोरी होता है। एक्यूरेट देखो तो 1.98 होता है, बट राउंड ऑफ करके लिख दिया मैंने 2 कैलोरी। सीपी की जगह आप वैल्यू रख सकते हो, तो डेल्टा एच ऑब्लिक डेल्टा टी, टाइम पास है अब तो, माइनस डेल्टा यू ऑब्लिक डेल्टा टी इजकल टू आर। ठीक है, अलग अलग फिजिक्स में इसके डेरिवेशन और इसके सेटअप भी आएंगे, मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए, ट्राई एटॉमिक के लिए। केमिस्ट्री में अपने इतना काम का नहीं होता ये सेटअप, डायरेक्ट अगर आपको करना है तो वैल्यू याद रख सकते हो, नहीं तो कोई इतना इशू नहीं है। तो ये हमने देखा अभी बॉम्ब कैलोरीमीटर और हीट कैपेसिटी वाला पोर्शन। इसके हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल्स करके इसको पूरा बाइंड अप कर देते हैं, तो एंथैल्पी की जो यूनिट है वो पूरी की पूरी खत्म। अगले एपिसोड में एंट्रोपी और गिव्स एनर्जी विद न्यूमेरिकल्स के साथ भी काफी हद तक कवर हो जाएगी। तो मैं इसके क्वेश्चंस आपको शेयर करता हूं। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, डेल्टा एच का ही पार्ट है ये, तो इसका मतलब ये प्योरली ये नहीं कह सकते कि इसके कुछ अलग से क्वेश्चंस होंगे। मिक्स में सब चल रहा है, अभी प्रैक्टिस चल रही है बस। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ SiO2
एंड MgO। ये आपको दे रहा हूं, ट्राई करते रहना। इनके वैल्यूज आपको दे रखे हैं, माइनस का 48.4 और दूसरे का वैल्यू है आपका माइनस का 34.7 किलो जूल रेस्पेक्टिवली। इनके फॉर्मेशन के वैल्यूज आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। तो 2 mg प्लस SiO2 कन्वर्ट इनटू 2 MgO प्लस Si का वैल्यू आप निकालो। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच आप इस रिएक्शन का निकालो। ये क्वेश्चन दिया मैंने, करते जाओ, एक साथ बताता हूं। वन ग्राम NH4NO3 है, is decompose in bomb calorimeter temperature increase by 6.12 Kelvin, ठीक है ना। हीट कैपेसिटी इज ये दे रखा है आपको। तो मोलर हीट ऑफ डिकम्पोजिशन बताओ, मोलर हीट ऑफ डिकम्पोजिशन कितनी होगी, ठीक है। चालू कर दो। आंसर निकलेगा इस क्वेश्चन का, मैं आंसर लिख देता हूं, माइनस का 7.53 किलो जूल पर मोल। अगला एक और क्वेश्चन लिखता हूं, फिर डिस्कस करता हूं। डेल्टा करते जाओ आप। डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर H2O2 and H2O इज इक्वल टू कितना है, 188 किलो जूल एंड माइनस का 286 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। रेस्पेक्टिवली है, मतलब सीरियस है, इसका इसका दोनों का कॉमन सेंस है। तो एंथैल्पी चेंज आपको निकालना है फॉर
दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कितना है? आंसर आएगा माइनस का 196 किलो जूल। ये आपका आंसर है, वेरीफाई कर लो। पहला क्वेश्चन है, हो गया होगा आई थिंक। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ये प्योर एलिमेंट है, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो आंसर लगेगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में MgO का वैल्यू है तो माइनस का 34.7 का मल्टीप्लाई बाय 2 करो, और रिएक्टेंट में क्या है, माइनस रिएक्टेंट में कौन है, सिलिका का वैल्यू है, तो माइनस का 48.4 कर लो। आंसर आ चुका है आपके पास। ये देखो, आया या नहीं आया समझ में, फटाफट कमेंट दे दो इस क्वेश्चन के लिए। करते जाओ, मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूं, 5 क्वेश्चन देता हूं आपको, 5 क्वेश्चंस करेंगे अपन। एट 298 केल्विन बॉन्ड एनर्जी दे रखी है आपको, CH बॉन्ड की दे रखी है, CC की दे रखी है, C डबल बॉन्ड C की दे रखी है, और HH की दे रखी है। ये आपको वैल्यूज गिवन है बच्चों, 414, 347.615, 435 किलो जूल में पर मोल। तो अब यहां पर क्या है, वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। अब आपको क्या करना है, ये रिएक्शन है आपके CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस रिएक्शन का डेल्टा H आपको निकालना है। टेम्परेचर वही 298 है तो उसकी बात नहीं करनी है अपने को। क्लियर हो गया? आंसर आएगा कितना, चेक करके देखो आप, माइनस का 125 किलो जूल। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो आपको समझ में आया या नहीं आया। एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, 5 नंबर। इनकी बॉन्ड एनर्जी गिवन है 945, 436 किलो जूल पर मोल। ये इनकी वैल्यूज आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है कि इसके हिसाब से आपको क्या करना है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन टू अमोनिया, इस रिएक्शन का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है ना? आंसर आएगा इसका माइनस का 93 किलो जूल। आंसर आएगा माइनस का 93 किलो जूल। ये है आपका
क्वेश्चन करते जाओ। ये पहला क्वेश्चन समझा दिया, वो हटा रहा हूं, बाकी के क्वेश्चन समझा देता हूं। अब हम बात करते हैं यहां पर लगे हाथों सीपी और सीवी के कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज देख लेते हैं। सीवी इजकल टू 3/2r होता है, समझाऊंगा अभी बाद में, पहले आप तो क्वेश्चन करते रहो। 4 मोनो एटॉमिक गैसेस, मोनो एटॉमिक गैसेज के लिए सीपी इतना होता है और 3/2 प्लस एक्स होता है। 4 पॉली डाई एटॉमिक के लिए भी होगा और पॉली एटॉमिक के लिए भी होगा। ये तो एक सीपी का वैल्यू हुआ। अगला है सीपी ऑब्लिक सीवी इजकल टू गामा होता है, ठीक है ना। तो गामा का मतलब रेशियो ऑफ मोलर कैपेसिटीज। ये दो फॉर्मूले लिखे मैंने आपको यहां पर। ये दो फॉर्मूले लिखे। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सीपी सीवी गामा, एक टेबल बना देता हूं। मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए और ट्राई या पॉली एटॉमिक के लिए ये सीपी है, ये सीवी है और ये आपका गामा है। तो मोनो एटॉमिक के लिए क्या होता है? 5/2r। ध्यान रखने की बात है, फिजिक्स में ये आपको ये डायरेक्ट आपको डेरिवेशन भी मिलेंगे, केमिस्ट्री में डेरिवेशन का कोई सेंस नहीं है। थ्री बाय टू आर, 5/2r और 3r। तो गामा का वैल्यू कितना आएगा? सीपी ऑब्लिक सीवी होता है। गामा का फॉर्मूला क्या बच्चों? सीपी ऑब्लिक सीवी, ये गामा का फॉर्मूला है। तो यहां डायरेक्ट लिख दूं 1.66, 1.40, 1.33। ये आपका टेबल मैंने खत्म किया। वैसे प्लान नहीं था बट फिर मैंने लिख दिए वैल्यूज, समझ लो। अब देखो, सबसे पहले एक बार न्यूमेरिकल तो करते रहेंगे, तो जस्ट प्रैक्टिस अभी थोड़ी देर पहले भी करवाई थी। तो गामा का कंसेप्ट समझ लो और सीपीसीवी का जो कंसेप्ट है वो समझ लो आप पहले। तो क्लियर? ये तो बाद में करते रहेंगे। यहां पर क्या है आपके बात, ये है सीपी। मोनो एटॉमिक के लिए सीपी का वैल्यू आपको याद रखना है 3/2r होता है। बाकी औरों के लिए एक्स ऐड करके वैल्यू निकाल सकते हो। डाई एटॉमिक है कि ट्राई एटॉमिक है, जो भी है, जिसके लिए भी आपको सीपी का वैल्यू निकालना है, एटॉमिसिटी जोड़ो और ऐड कर दो। एक्स का मतलब उसकी एटॉमिसिटी है। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है। अब सीपी मतलब आपको इतना फिजिक्स में पूरी डेरिवेशन बहुत अच्छे आएंगे आपको। और सीपी ऑब्लिक सीवी का मतलब होता है गामा। गामा क्या है? रेशियो है इनकी मोलर कैपेसिटीज का, जो अपन पढ़ रहे हैं ना इनका। तो यहाँ मोनो एटॉमिक लिए सीपी का और सीवी का वैल्यू इतना होता है। जब इन दोनों का रेशियो निकालोगे कैलकुलेट करके सीपी ऑब्लिक सीवी, तो आएगा गामा। जल्दी से बोल दो,
डायटोमिक के लिए 7/2r और 5/2r है, कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। आर तो कैंसिल हो जाएगा, आर का वैल्यू वैसे भी आपको 2 कैलोरी बोला हुआ है राउंड ऑफ। और ट्राई या पॉली एटॉमिक के लिए, ट्राई के लिए और पॉली के लिए, सब के लिए यही होगा, ट्राई एटॉमिक एंड पॉली, सब के लिए वैल्यू यही होगा। तो 1.33 तो बिल्कुल याद होना चाहिए। केमिस्ट्री में तो इस टेबल के अलावा शायद ही कुछ आएगा किसी भी लेवल पर, केमिस्ट्री में तो। फिजिक्स में ये कहां से आया, कैसे डेरिवेशन हुआ, ये भी आएगा आपको। तो वहां पर जब फिजिक्स में आप पढ़ोगे तो एकदम और फिट होएगी ये चीजें, बट बेस यहाँ पूरा बन गया। अननेसेसरी उसके डेरिवेशन के चक्कर में पढ़ के हम अपना टाइम क्यों खराब करें जब है ही नहीं तो चीज, और फिजिक्स में ऑटोमेटिक पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो डायटोमिक, मोनो, डाई, ट्राई, वैल्यूज आपने एक बार देख ली। इधर का गामा का वैल्यू डायरेक्ट पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा O2 का गामा या CP/CV का रेशो क्या है, तो O2 का मतलब 1.40 है। CH4 का, CO2 का बताओ, CH4 का बताओ, तो आंसर है 1.33। कई बार ऐसे दे देंगे, बताओ इनको गामा के ऑर्डर में अरेंज करूं, क्वेश्चन ऐसे दे दिया, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ गामा, तो गामा के ऑर्डर में अरेंज करो। तो सीधी सी बात है, एटॉमिसिटी आपको निकालना आना चाहिए। अगर आप एटॉमिसिटी निकाल लोगे तो आपका काम हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। चले हम आगे। यहां पर अभी मैंने ये ऊपर का पोर्शन है, इस पोर्शन में किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट दो कि सर ये आया और वो नहीं आया। ऊपर का मैं वो खाली करता हूं, रिपीट कर दूं या आ गया, जल्दी से कमेंट दे दो, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको केमिस्ट्री के एडवांस लेवल में। मेंस वगैरह में इतना काम नहीं आता, चैलेंज कहीं भी नहीं है, बट मेनली एडवांस में ही काम आता है। क्लियर? ठीक है, चलो तो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, मजे से इनको सॉल्व करते हैं। मैं ऊपर का पार्ट खाली करता हूं जिससे आपको न्यूमेरिकल्स भीड़ भी कम लगेगी, और अगर कुछ समझाना है तो वो मैं समझा भी दूंगा। जैसे ये क्वेश्चन समझ लो, 1 ग्राम मटेरियल है, बॉम्ब कैलोरीमीटर में टेम्परेचर आपको दे रखा है, तो W कितना है बच्चों, 1 ग्राम। डेल्टा टी आपको दे रखा है क्वेश्चन में 6.12 केल्विन। हीट कैपेसिटी कितनी है, तो ये आपको दे रखी है। क्लियर है कि नहीं? तो मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, मतलब 1 ग्राम की हीट कैपेसिटी इतनी है, ठीक है ना। तो 1 मोल की वैल्यू निकालनी है। ये देखो 1 ग्राम की है, तो यहां पर मतलब ये वैल्यू आपको कितनी है, सीपी है या सीबी है उसके चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कांस्टेंट क्या है, अपने को फर्क नहीं पड़ रहा। सी मैंने मान लो लिख दिया सीपी, सीपी कितना है आपका 1 किलो जूल, ठीक है ना। बाकी की यूनिट तो आपके पास है, पर ग्राम, पर डिग्री। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, तो कोई बात नहीं। 1 ग्राम की इतनी है तो 1 डिग्री टेम्परेचर के बजाय, तो यहां पर मोलर हीट कैपेसिटी कितनी होगी, पहले यहां से इसका मास निकालो। तो मोल निकालोगे तो मोल निकालना है आपको, तो 1 कितना है, इसका मास निकालो ना, डायरेक्ट कर लेंगे अपन। तो 14, 18 और 14, 80 ग्राम है। तो 1 ग्राम की मोलर हीट कैपेसिटी कितनी है, वो है 1.23, 1 ग्राम की है 1 डिग्री में, तो इतना। तो
80 ग्राम की कितनी होगी? डायरेक्ट है 1.23 मल्टीप्लाई बाय 6.12 मल्टीप्लाई बाय 80। तो आंसर का कुछ तो लोचा है। क्लियर है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। आया समझ में? ये आपका आंसर आएगा, क्योंकि जो आंसर है ना वो 1 ग्राम के लिए ही दे दिया। 1 ग्राम की टोटल हीट कैपेसिटी कितनी है? चले बाकी के क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई करना घर पर, ठीक है? बाकी के क्वेश्चन ट्राई करना, आंसर्स दे रखे हैं, तो कोई स्पेशल बात किसी को है तो वो कमेंट करो, अदरवाइज आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली सभा में अब आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, आज मैंने सफिशिएंट प्रैक्टिस करा दी है। तो अगले एपिसोड में हम लोग सबसे पहले चालू करेंगे एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी को। वो बाइंड अप करके फिर हम आगे का पार्ट न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट अगले एपिसोड में ये मान लो थर्मो का जितना पोर्शन थियोरेटिकल है लगभग खत्म हो चुका होगा। क्लियर हो गया? चलो मिलते हैं जल्दी ही अगले एपिसोड में। थैंक यू।